हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग ह्यूमन एटोनॉमी में पढ़ रहे थे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मानव पाचन तंत्र में हमने स्टमक से रिलेटेड जो भी बातें थी क्लियर कर दिया था। अब जो भोजन है स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी कि जो काइम हमारे स्टमक में तैयार हुआ है, हमारे पेट में अमाशय में तैयार हुआ है, अब वो कहाँ जाएगा? तो अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने वाला है। तो अब जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो हमारा जो यहाँ पर हेडिंग होगा वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका अर्थ होता है छोटी आंत। छोटी आंत। तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो होता है वो कहाँ होता है? हमारी छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, भोजन का पूर्ण रूप से पाचन किसमें होता है? छोटी आंत में। अगर यही सवाल आपसे पूछा जाए कि भोजन का पाचन छोटी आंत में, छोटी आंत के किस भाग में होता है, तो उसका जवाब है इलियम। ठीक है, ड्यूडनम होता है पहला भाग, दूसरा जेजनम होता है और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, तो जेजनम में किसी प्रकार का पाचन नहीं होता है। जो भी छोटी आंत में पाचन होता है वो तो आपका ड्यूडनम में होता है, और अंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन आपके इलियम में होता है। जेजनम में किसी भी तरह का कोई पाचन नहीं होता है। ठीक है, समझ गए इस बात को। तो छोटी आंत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। हम लोग छोटी आंत के बारे में अब जानेंगे कि छोटी आंत जो होता है यह हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग होता है। छोटी आंत जो होता है ये हमारे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो लिखेंगे कि हमारे यह हमारे आहार नाल, यह हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। सबसे लंबा भाग होता है। यहां से ही एक क्वेश्चन एराइज हो जाता है। ठीक है, यहां से ही एक सवाल बन जाएगा कि आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो कौन सा होता है? तो छोटी आंत हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट। इसको इस तरह से लिखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर, कहें या ह्यूमंस, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल पता है ना, मुख गुहा से शुरू होकर वो गुदा पे समाप्त होता है, यानी माउथ टू एनस को क्या कहा जाता है? एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, आहार नाल कहा जाता है। तो ये आई होप ये बात समझ गए होंगे कि जो छोटी आंत होती है यह हमारे पाचन तंत्र का आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। अब यहां पर देखिए कि जो छोटी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि छोटी आंत के भाग। छोटी आंत के भाग, छोटी आंत का भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एसआई का मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन यहां पर लिखा गया है। ठीक है, तो पहला भाग होता है ड्यूडनम हो जाता है। पहला जो इसका भाग आपका होता है वो क्या हो जाता है? ड्यूडनम हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में ग्रहणी के नाम से जानते हैं। जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ग्रहणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो दूसरा हो जाता है वो आपका हो जाता है जेजनम। ठीक है, जो दूसरा पार्ट हो जाता है वो आपका हो जाता है जेजनम। ठीक है,
दूसरा जो भाग हो गया आपका वो कौन सा हो जाता है, जेजुनम हो जाता है। तो यहां पर लिख सकते हैं जेजुनम, जेजुनम, ठीक है। और जो तीसरा भाग हो जाता है वो आपका हो जाता है इलियम, इलियम, ठीक है, इलियम। समझ में आ गया कि आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वो कौन सा हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है। यह हमारे आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो 3 पार्ट में बटा होता है। पहला पार्ट आपका ड्यूनम है जिसको ग्रहणी के नाम से जानते हैं, दूसरा जेजुनम है और तीसरा एट द लास्ट क्या है, इलियम है, ठीक है। तो यहां पर ही समझ जाइए कि जेजुनम में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। जो भी पाचन हमें छोटी आंत में पढ़ना है वो ड्यूनम में पढ़ना है और फाइनली रूप से इलियम में पढ़ना है, ठीक है। तो छोटी आंत में जो, अब समझिए कि छोटी आंत में सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, ड्यूनम को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले ड्यूडनम, ड्यूडनम, ठीक है। तो ड्यूडनम में जिसको आप लोग ग्रहणी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब ग्रहणी में सबसे पहले जो पाचन होगा तो पचाने के लिए कुछ ना कुछ तो एंजाइम्स या डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस की आवश्यकता होती है। तो क्या ग्रहणी के पास अपना कोई ऐसा ग्लैंड्स है जिससे क्या होता है, उस एंजाइम्स का सेक्रेशन होता है, ठीक है ना। या कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिनसे ग्रहणी क्या करता है, उनसे डाइजेस्टिव जूस पाचक रस का क्या करता है, सेक्रेशन करता है। तो याद रखिएगा कि जो ड्यूनम होता है यह दो जगह से, यह दो जगह से, यह दो जगहों से पाचक रस, ये दो जगहों से पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। तो जो ड्यूनम है इसको पाचक रस कहां से मिलता है, बेसिकली यही जानने वाले हैं हम, ठीक है। तो पहला जो पाचक रस है इसके लिए उपलब्ध कराने वाला कौन सा है, तो हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है, तो यकृत होता है, लिवर होता है। तो सबसे पहला जो पाचक रस है ड्यूनम को देने वाला कौन है, लिवर है, ठीक है, हमारा यकृत है। यकृत क्या करता है, ड्यूनम को पाचक रस प्रदान करता है। और दूसरा हो जाता है पैनक्रियाज, जिसे आप लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर हो जाता है कि ड्यूनम जो है ये पहला किससे प्राप्त करता है, तो लिवर से प्राप्त करता है, मतलब यकृत से प्राप्त करता है। और दूसरा जो आपका यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाता है आपका पैनक्रियाज हो जाता है, जिसे आप लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं, ठीक है। अमाशय वो अलग होता है, अमाशय का मतलब स्टमक होता है, पेट होता है। लेकिन जो यहाँ पर पैनक्रियाज देख रहे हैं, पैनक्रियाज का मतलब क्या होता है, अग्नाशय होता है, जिससे क्या होता है, अग्नाशयी रस का स्राव होता है, पैनक्रियाटिक जूस का क्या होता है, सेक्रेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं, लिवर को पढ़ने वाले हैं कि आखिर लिवर क्या होता है और लिवर कैसे पाचक रस देने का काम करता है। लिवर के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में लिवर को, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग हो गए। पहला भाग आपका क्या हो गया है, ड्यूडनम हो गया, जेजुनम हो गया और तीसरा इलियम हो गया। इतना क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि छोटी आंत के ड्यूडनम में कैसे पाचन होता है। तो यहाँ पर लिखा कि यह जो ड्यूडनम है, ग्रहणी जो है, ये 2 जगहों से पाचक रस क्या करता है, प्राप्त करता है। पहला पाचक रस हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, लिवर है, उससे प्राप्त करता है। और हमारे शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि है जिसको पैनक्रियाज के नाम से जानते हैं। ये हमारे जो पैनक्रियाज होती है, याद रखिएगा, यहाँ पर यकृत के सामने लिखिएगा,
सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड, जिसको क्या आप लोग बोलते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो अग्नाशय है ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन हो जाती है, लिवर हो जाती है, यकृत हो जाता है, और पैंक्रियाज अग्नाशय जो है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड, ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछता है तो उस समय आप लोग ध्यान रखेंगे स्किन का नाम लिया जाएगा, त्वचा, चमड़ा, स्किन। लेकिन अगर ग्लैंड्स के बारे में पूछे तो लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, यकृत, लिवर। सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड जो होता है वो आपका पैंक्रियाज अग्नाशय होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो लिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लिवर के बारे में पहला बात हमें ये पता चला कि जो लिवर हम लोग पढ़ रहे हैं, लिवर के फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, वो किस सेंस में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सेंस में पढ़ रहे हैं। हम लोग किस सेंस में पढ़ रहे हैं इसको, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के सेंस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लिवर के लिए स्टार्ट करते हैं। तो लिवर जो होता है इसका जो वजन जो होता है यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, लिवर के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर यकृत के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली बात मैंने लिवर के लिए बता दिया कि ये क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसका जो औसत वजन होता है, यानी कि जो इसका एवरेज वेट होता है, ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका वेट कितना होता है, अप्रोक्स 1.5 से 2 kg तक होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि हमारे शरीर में जो लिवर उपस्थित होता है उसका जो औसत एवरेज वेट होता है वो लगभग 1.5 kg to 2 kg होता है, लगभग 1.5 किलो से 2 किलो के बीच में होता है। ये मानव शरीर में डिफरेंशिएशन होने के कारण इसके औसत भार को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, ये पीतरस का श्रवण करता है। लिवर जो है यह पीतरस का स्राव, ये पीतरस का स्राव करता है। जो लिवर होता है ये क्या करता है, पीतरस का स्राव करता है, बाइल जूस का स्राव करता है। यानी कि किसका सेक्रेशन करता है ये, तो बाइल जूस का सेक्रेशन करता है। ठीक है, यकृत का जो मुख्य काम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो ड्यूडेनम को क्या प्रोवाइड करता है, ये पीतरस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये लिवर जो है ये ड्यूडेनम को क्या प्रदान करता है, तो पीतरस स्राव करता है, और ये पीतरस कहाँ पहुंचता है, आपके ड्यूडेनम में पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है। ठीक है, जिसको बाइल जूस कहते हैं। अब बाइल जूस का जो भंडारण होता है उसका सेक्रेशन तो आपने देख लिया कि उसका सेक्रेशन जो है वो किसके द्वारा हो रहा है, लिवर के द्वारा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पीतरस का जो भंडारण है उसको लिखिएगा कि पीतरस का भंडारण, जो पीतरस का भंडारण होता है, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। तो बाइल जूस का जो स्टोरेज है वो गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, तो इसको लिखिएगा कि पीतरस का जो भंडारण होता है वो कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है। ठीक है, और इस गॉल ब्लैडर को आप लोग पित्ताशय के नाम से जानते हैं। समझ गए इस बात को कि लिवर जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। एज यूजुअल यहाँ पर दिखाया गया है, इसका औसत जो वेट होता है 1.5 kg to 2 kg तक होता है, और इसका डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल है, तो ये बाइल जूस का सेक्रेशन करता है, और इस बाइल जूस का सेक्रेशन करता है, और इसका स्टोरेज कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर पित्ताशय के द्वारा होता है। ठीक है, अब एक और बात याद रखिएगा
कि ये जो पीतरस है, पीतरस हल्के हरे तथा पीला रंग का होता है, पीला रंग का होता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा बात है यहाँ पर कि जो आपका जो पीतरस होता है यानी बाइल्यूस होता है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला और हल्का हरे रंग का होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो पीतरस है उसका रंग हरा क्यों होता है और उसका जो रंग होता है वो हल्का पीला क्यों होता है। ठीक है, साइड से जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बातें लिखी थी इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, जो भी हम लोग ये बातें पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इसके पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के भाग जिसे अभी मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो ड्यूडनम को हम लोग पढ़ रहे हैं। ड्यूडनम के बाद जीजनम में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं। फाइनली रूप से हम लोग किसको पढ़ेंगे, लास्ट इलियम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने समझा क्या कहना चाह रहा था मैं, कि लिवर जो है ये लिवर के बारे में इंफॉर्मेशन है। पहला पॉइंट जो है लिवर के लिए ये बन जाता है, दूसरा पॉइंट जो है लिवर के लिए बन जाता है, और तीसरा, और इस तरह से 5-6 पॉइंट जो हैं जो हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर के रिगार्डिंग याद रखना होता है। और भी बातें हैं, तो हमारे पीतरस का हल्का पीला रंग, ठीक है, बिलिरुबिन के कारण होता है। ये याद रखिएगा कि पीतरस का पीला रंग, जो पीतरस का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है। पीतरस का पीला रंग बिलिरुबिन वर्णक के कारण होता है। बिलिरुबिन वर्णक के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें जो है पीतरस में बिलिरुबिन पिगमेंट होते हैं। उन बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण, डाई के कारण, वर्णक के कारण या रंजक के कारण क्या होता है, पीतरस का जो रंग होता है वो कैसा होता है, हल्का पीला रंग होता है बिलिरुबिन के कारण। अब इसको लिखेंगे कि पीतरस हरा रंग किसके कारण होता है, तो बिलीवार्डिन के कारण होता है। पीतरस का हरा रंग बिलीवार्डिन, ठीक है, बिलीवार्डिन के कारण होता है। बिलीवार्डिन के कारण होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जो पीतरस का पीला रंग किसके कारण होता है, बिलिरुबिन के कारण होता है, और पीतरस का हल्का हरा रंग किसके कारण होता है, बिलीवार्डिन के कारण होता है। ठीक है, ये बातें जो है आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ये जो भी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं ये लिवर के रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, ये जो पीतरस होता है इसमें किसी प्रकार का कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता है। तो इसको लिखिएगा कि पीतरस में कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता है। पीतरस में किसी प्रकार का कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता है। ठीक है ना, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ये जो भी हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं ये सब किसके रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो लिवर के रिगार्डिंग ही पढ़ रहे हैं ना। लिवर के रिगार्डिंग में जो भी चीजें पढ़ रहे हैं अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब नेक्स्ट याद रखिएगा, जो ये जो पीतरस होता है इसका जो नेचर जो होता है, इसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, तो यहां पर लिखिएगा कि पीतरस की प्रकृति, तो पीतरस की जो प्रकृति होती है
वो कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी प्रकृति हो जाती है इसकी, क्षारीय हो जाती है, ठीक है ना। पीतरस की जो प्रकृति होती है वो कैसी हो जाती है, आपकी क्षारीय हो जाती है। अब इस पीतरस का क्या काम है कि अमाशय से जो काइम आया होता है ड्यूनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो अम्लीय माध्यम का होता है, ठीक है। तो उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। तो जबकि बाइल जूस का नेचर कैसा है, तो बेसिक है, क्षारीय है। तो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो वो एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन का मतलब जैसे समझा रहा हूं यहां पर कि जैसे एसिड है, ठीक है, कहने का मतलब है मेरा कि अम्ल है। अम्ल जो है ये किसके साथ अभिक्रिया करता है, बेस के साथ, यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर आपको क्या बनने को देखने को मिलता है, सॉल्ट बनने को मिलता है, लवण बनने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं कि एसिड बेस जब रिएक्शन करते हैं, इसको ही कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमारे स्टफ में भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। और उस रासायनिक अभिक्रिया में एक रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होती है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की होती है, जिसमें भोजन हमारा जो काइम है वो अम्लीय माध्यम का होता है। जब ड्यूनम में एंटर करता है तो बाइल जूस उस पर क्या करता है, अपना क्षारीय प्रवृत्ति का एक्शन दिखलाता है, जिससे वहां पर एक सामान्य अभिक्रिया होती है, जिसके कारण वहां पे लवण का निर्माण होता है। समझ गए इस बात को। अब आगे चलते हैं। तो याद रखिएगा कि इसका काम क्या है, कि इसका काम यही है कि जो काइम आया हुआ है उसको क्या करना होता है, उदासीन करना होता है। यानी कि जो पीतरस के बारे में हम लोग कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये जो पीतरस है ये भोजन को क्या करता है, निष्क्रिय करता है, उदासीन करता है। समझ गए। तो एक बार यहां पर देख लीजिए कि जो लीवर होता है इसका औसत वजन 1.2 kg टू 2 kg होता है। और ये क्या करता है, पीतरस का श्रवण करता है। पीतरस का भंडारण गॉल ब्लैडर पित्ताशय में होता है। जो पीतरस होता है वो हल्के पीले तथा हरे रंग का होता है। पीतरस का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो बिलीरुबिन के कारण होता है। तो और पीतरस का हल्का हरा रंग जो होता है बिलीवार्डिन के कारण होता है। पीतरस में किसी प्रकार का कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता है। पीतरस की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। और पीतरस का मुख्य कार्य क्या होता है, अम्लीय माध्यम वाले भोजन को उदासीन बनाना होता है। इसमें निष्क्रिय अभिक्रिया होती है जिसे न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। समझ गए। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो पैनक्रियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट होर्डिंग होने वाला है वो होने वाला है पैनक्रियाज, ठीक है। तो ड्यूनम को तो सबसे पहले लीवर ने जो दिया उसके बारे में हमने देखा और पढ़ा। अब हम लोग देखने वाले हैं कि पैनक्रियाज से क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। और उस पैनक्रियाटिक जूस से क्या होता है, भोजन जो है और भी आसानी से क्या होता है, टूटता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी प्राप्त करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आई होप जो भी बातें आपको बताई जा रही हैं, देखिए इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ी हो, बस रिवीजन के कारण हो सकता है कि दिमाग से निकल गया है और एग्जाम में आने के बाद फिर समझ में नहीं आता है कि क्या करना है हमें अब, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं किसके बारे में, पैनक्रियाज के बारे में। पैनक्रियाज, ठीक है, जिसे आप लोग अग्नाशय के नाम से जानते हैं, ठीक है। अग्नाशय क्या होता है, तो अग्नाशय देखते हैं कि ये लीफ की जैसे दिखने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, पत्तियों के जैसी लंबी लंबी पत्तियां होती हैं ना, उस तरह की दिखने वाली क्या होती है, संरचना होती है। और ये क्या है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह मानव शरीर की दूसरी
सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये क्या होता है, यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। पैनक्रियास जो है यह एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है, यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। जो पैनक्रियास होता है ये क्या होता है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है, एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। और इस मिक्स्ड ग्लैंड में, ठीक है, लेकिन इट इज द मिक्स्ड ग्लैंड, इट इज द मिक्स्ड ग्लैंड। ये क्या होता है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है। और अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशयी रस का स्रावण होता है। यह अग्नाशयी रस का स्राव करती है, यह अग्नाशयी रस का स्राव करती है। ठीक है, इट सेक्रेट पैनक्रिएटिक जूस। ये क्या करती है, पैनक्रिएटिक जूस का क्या करती है, श्रावण करती है, पैनक्रिएटिक जूस का सेक्रेशन करती है। और याद रखिएगा कि पैनक्रिएटिक जूस को ही पूर्णपाचक रस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और बात याद रखिएगा कि अग्नाशयी रस को पूर्णपाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, पूर्णपाचक रस कहा जाता है। अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि पूर्णपाचक रस किसे कहा जाता है, तो अग्नाशयी रस को ही पूर्णपाचक रस कहा जाता है ना। पैनक्रिएटिक जूस इज कॉल्ड कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो अग्नाशय होता है ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है और ये हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्रावण होता है और अग्नाशयी रस के स्रावण को ही पूर्णपाचक रस कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो हमारे पैनक्रिएटिक जूस में, अग्नाशयी रस में मौजूद होते हैं। ठीक है ना, जिसमें हम लोग किसको देखने वाले हैं, ट्रिप्सिन को देखने वाले हैं, अग्नाशयी एमाइलेज को देखने वाले हैं और अग्नाशयी लाइपेज को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि पैनक्रियाटिक जूस में जो मौजूद एंजाइम्स होते हैं तो उसको हम लोग पढ़ेंगे अब। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालते हैं कि अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम। ठीक है, यहाँ पर आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं कि अग्नाशयी जो रस होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो जो पहला एंजाइम होता है वो होता है ट्रिप्सिन। देखिएगा, जो पहला है यहाँ पर एंजाइम वो ट्रिप्सिन है। ठीक है, ट्रिप्सिन। ठीक है ना, और ये जो ट्रिप्सिन होता है ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है फ्रेंड्स, तो ये प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। तो अग्नाशयी रस में जो मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो दूसरा हो जाता है, ठीक है ना, वो है अग्नाशयी
एमाइलेज, और ये अग्नाशयी एमाइलेज जो है किस चीज का पाचन करेगा? तो शुरू से अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का क्लास रेगुलर मेरा देखते होंगे, पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने ये एमाइलेज और लाइपेज बहुत अच्छे से बताया है। तो जो काम वो पहले कर रहे थे वही काम यहाँ पर करेंगे, लेकिन जो काम उस समय आंशिक रूप से कर रहे थे अब वही काम यहाँ पर कंप्लीटली रूप से करेंगे। वो जहां पर वो काम पार्शियली रूप से कर रहे थे अब यहाँ पर वो पूर्ण रूप से करेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्या है? अग्नाशयी, अग्नाशयी एमाइलेज, एमाइलेज। ठीक है, तो पैनक्रिएटिक, पैनक्रिएटिक एमाइलेज। ठीक है, तो ये जो पैनक्रिएटिक एमाइलेज है ये किस चीज का पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किस चीज का पाचन करेगा? तो कार्बोहाइड्रेट का। तो लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन करता है। और जो तीसरा हो जाता है आपका, ये हो जाता है अग्नाशयी, अग्नाशयी लाइपेज। ठीक है, यानी कि पैनक्रिएटिक, पैनक्रिएटिक लाइपेज। ठीक है, तो ये जो पैनक्रिएटिक लाइपेज है, तो फ्रेंड्स ये जो पैनक्रिएटिक लाइपेज है ये वसा का पाचन करता है। ये क्या करेगा? वसा का पाचन करेगा, वसा का पाचन। ठीक है, अब एक बार इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी जल्दी कि जो पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह एक मिश्रित ग्रंथि होती है। यह अग्नाशयी रस का क्या करती है? श्रावण करती है। अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अग्नाशयी में मौजूद जो एंजाइम्स होते हैं, पहला है जो ट्रिप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, दूसरा है अग्नाशयी एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और तीसरा है अग्नाशयी लाइपेज जो वसा का पाचन करता है। ठीक है, अब जो लास्ट हमारा रह रहा है, ठीक है ना, वो हम लोग देखेंगे। और एक नोट में लिख लीजिएगा, क्या नोट में लिखना है? यहाँ पर नोट में यहाँ पर लिखिएगा कि जेजुनम में, जेजुनम में कोई पाचन नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता है। याद रहेगा ये कि जो नोट्स लिखवाया गया है कि जेजुनम में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। अब मैं इसको मिटाने वाला हूं फ्रेंड्स, इसको आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, जो तीसरा हम लोग का होने वाला है फ्रेंड्स, वो क्या होने वाला है? इलियम होने वाला है। ये देख लिया आपने कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता है जेजुनम में। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का तीसरा भाग रह जाता है, और हम लोग देखते हैं कि इलियम में किस प्रकार का जो काम चल रहा है भोजन के पाचन का। इलियम ही, हमारी छोटी आंत में इलियम ही वह स्थान है जहां पर भोजन का क्या होता है? पूर्ण रूप से पाचन होता है। तो यहां पर लिखिएगा इलियम, है ना, इलियम जो है लिखिएगा कि यह छोटी आंत का तीसरा भाग होता है। यह छोटी आंत का, यह छोटी आंत का तीसरा भाग होता है, तीसरा भाग होता है। दूसरा बात लिखिएगा, यहां भोजन का, यहां भोजन का पूर्ण पाचन होता है, पूर्ण पाचन
होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इलियम में क्या होता है। इलियम में इरेप्सिन होता है, माल्टोस होता है, सुक्रोज होता है और वापस से लाइपेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इलियम में जो मौजूद एंजाइम होते हैं वो कौन से हैं, इरेप्सिन। सबसे पहले क्या है, इरेप्सिन। ठीक है, और जो दूसरा हो जाता है वो आपका क्या हो जाता है, जो दूसरा होगा वो होगा माल्टोस। दूसरा क्या होगा, माल्टोस। और जो तीसरा होगा वो क्या होगा आपका, अभी बताया मैंने, सुक्रोज। सुक्रोज। और जो चौथा हो जाता है वो आपका फिर से हो जाता है लाइपेज। ठीक है ना, तो यहां पर जो इरेप्सिन है, माल्टोस है, सुक्रोज और लाइपेज। ठीक है, माल्टोस, सुक्रोज और लाइपेज। तो लाइपेज तो मैंने अभी बताया आपको, लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। तो लिख लीजिए कि यह वसा का पाचन करता है, यह वसा का पाचन करता है, यह वसा का पाचन करता है। इरेप्सिन, इरेप्सिन के नाम से समझ में आएगा कि ये क्या करता है, छोटे छोटे पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में बदल देता है। लिखिएगा कि यह छोटे 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 पेप्टाइड्स को, पेप्टाइड्स, छोटे छोटे पेप्टाइड्स को एमिनो एमिनो अम्ल में बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है, एमिनो अम्ल में बदल देता है। ठीक है, फिर दूसरा है क्या है, माल्टोज। माल्टोज जो है ये ग्लूकोज का पाचन करता है, यह ग्लूकोज, यह ग्लूकोज का पाचन करता है, यह ग्लूकोज का क्या करता है, पाचन करता है। और एट द लास्ट आपका जो है ये सुक्रोज को किस में बदलता है, फ्रक्टोज में बदलता है। यह सुक्रोज, सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदल देता है, में बदल देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इलियम जो है ये हमारे जो छोटी आंत होती है उसका तीसरा भाग होता है। ये इलियम जो है ये क्या भाग होता है, तीसरा भाग होता है, अंतिम भाग होता है। और यहाँ भोजन का क्या होता है, पूर्ण रूप से पाचन होता है। और इलियम में जो मौजूद एंजाइम्स होते हैं, पहला एंजाइम्स हो गया आपका इरेप्सिन्स। ये क्या करता है, छोटे छोटे पेप्टाइड्स को, पहले वाले क्लास अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया था कि प्रोटीन टूटता है तो किस में बदलता है, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में बदलता है। और वही छोटे छोटे पेप्टाइड्स अब जो इलियम में किस में बदल रहे हैं, एमिनो अम्ल में बदल रहे हैं। फैट किस में बदलता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है, याद रखिएगा। और माल्टोज क्या करता है, ग्लूकोज का पाचन करता है। सुक्रोज, सुक्रोज को क्या करता है, फ्रक्टोज में बदलता है। और लाइपेज ये वसा का पाचन करता है, जिसमें आपका क्या बनता है, फैटी एसिड, ठीक है, या ग्लिसरॉल बनता है। ठीक है, फैटी एसिड बनता है या ग्लिसरॉल बनता है। तो मेनली हमने क्या सीखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पूर्ण रूप से क्या होता है, पाचन होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में बदलता है और ग्लूकोज टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो लास्ट में वो कहा एटीपी बनता है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। जो प्रोटीन है वो किस में बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है। ये लास्ट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और जो फैट होता है वो फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।